हेलो टू ऑल अवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन IAS PCS में आपका स्वागत है। हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। होप जो हमने 2 क्लासेस आपको बताई हैं प्रीवियस लेक्चर सीरीज में आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। और मैंने आपको बताया भी था कि ओरिएंटल क्लास जो हमारा फर्स्ट लेक्चर सीरीज हुआ है उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बेसिक ओवरव्यू इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पता चले, एज वेल एज क्या बेसिक की टर्म्स हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। बायलैटरल का मतलब क्या होता है, मल्टीलैटरल मतलब क्या होता है, रीजनल ग्रुपिंग, सार्क, बीमस्टैक, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया था। तो अल्टीमेटली इन सब को देखना ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से समझ सको और फिर आपको इंटरनेशनल रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा कोई बात ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, व्हेन वी प्रिपेयर फॉर दीज टाइप ऑफ एग्जामिनेशन वी शुड बी कॉन्फिडेंट एनफ टू डील विद ऑल दीज इश्यूज। जब तक हम अपने आप में विश्वास नहीं रखते हैं, आत्मविश्वास नहीं रखेंगे, तो मान के चलिए कि कोई भी चीज़ें भले वो कितनी भी आसान हो या फिर कितनी भी मुश्किल हो, वो आसान नहीं नज़र आएगी। ठीक है, जब आपने यूपीएससी की प्रिपेयर करनी शुरू होगी तो आपको इंथुजिज्म लग रहा होगा, कितनी ज़्यादा एनर्जी लग रही होगी कि नहीं हमें इसे क्रैक करना है, अल्टीमेटली इसमें हमें रैंक लाना है। और फिर क्या होता है कि हम लोग का धीरे धीरे एज वी एंटर इनटू द फेज बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी समथिंग लाइक दैट, तो हम लोग लो फील करने लगते हैं। ये सब आम बातें होती हैं, बट जीतता वही है जो लड़ता है, आखिरकार आगे तक जाने का प्रयास करता है। तो हम और आप सब एक ही एम एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ चल रहे हैं और आपको बस आगे बढ़ते रहना है और आपको अपनी मेहनत बरकरार रखनी है, बिकॉज इट इज़ यू ओनली जो आप अपने फ्यूचर को निर्धारित करोगे। ठीक है, बाकी जो भी कठिनाई आती हैं राहों में, उस राहों में जो कठिनाइयां हैं उसको तो पार आप ही करोगे और तो कोई पार करेगा नहीं। और जब इन कठिनाइयों से आप पार करते हो तो आप ताकतवर बनते हो। देखना, जो भी आपने चुनौतियों से पार कर लिया हो, छोटी छोटी चुनौतियां हो या फिर बड़ी से बड़ी चुनौतियां हो, विजय प्राप्त जब करते हो तो अनोखी ताकत विकसित होती है आपके शरीर के अंदर, आपके माइंड के अंदर। और वही ताकत आपको जीत दिलाती है, वही ताकत आपको मोटिवेट करती है। तो इसीलिए आपको हमेशा अपनी कंफर्ट जोन को चैलेंज करते रहना है। ठीक है, कि अगर आज हमने 3 घंटे पढ़े हैं तो फिर हम 4 घंटे पढ़ेंगे, 5 घंटे पढ़ेंगे। इस प्रकार से आप अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करिए, बिकॉज मन हमेशा कंफर्ट जोन में चाहेगा जाना। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने अंदर डिसिप्लिन बना कर रखनी है ताकि आप अपनी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस रहिए। अल्टीमेटली जो भी आप लक्ष्य तय किए हो उसमें कम से कम एक सेटिस्फेक्शन तो जरूर आए। ठीक है, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम थोड़ा सा एलोबरेट तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन को डिस्कस करेंगे। तो बायलैटरल रिलेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। बायलैटरल में भी क्या, इसके 2 पार्ट हमने बताया था, एक तो नेबरिंग होगा, एक नॉन नेबरिंग होगा। नेबरिंग में क्या है, हमारे पड़ोसी देश। तो सबसे पहले हम नेबरिंग से शुरू करेंगे, उसके बाद हम नॉन नेबरिंग जाएंगे, लाइक USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब आपके नॉन नेबरिंग है। ठीक है, तो पहले बायलैटरल नेबरिंग को समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन। तो आपको ही पता है, जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उसके साथ साथ आपका पाकिस्तान का भी जन्म हुआ था, 1947, आपको ही पता है। और अल्टीमेटली तब से अगर दोनों देशों के रिश्ते की बात करें तो आपको ही पता होगा उतनी ज़्यादा खासम खास नहीं रही है। लगातार बॉर्डर डिस्प्यूट बना रहा है, आज भी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। टेररिज्म जैसी इशू आपको देखने को मिलती हैं, रेडिकलाइजेशन जैसी मुद्दे आपको देखने को मिलती है। तो जब भी हम इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन डिस्कस करेंगे तो क्या क्या मुद्दे आपको ध्यान में रखने हैं जो आपके नज़र में आ जाने चाहिए। जैसे हमने इंडिया पाकिस्तान रिलेशन की बात की, टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, ठीक है, वायलेशन ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल, एज वेल एज बॉर्डर डिस्प्यूट्स। बॉर्डर डिस्प्यूट में भी क्या, सर क्रीक का बॉर्डर डिस्प्यूट है। सर क्रीक क्या है, आपका इस्चुरी है, कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, और वहाँ पर भी डिस्प्यूट है। साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट होता है। साथ ही साथ आप देखोगे कि ट्रेड, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। भले ही हम लोग शेयर्ड कल्चर
रिलीजन वही करते हैं, फिर भी पीपल टू पीपल टाइज काफ़ी ज़्यादा पीछे है कि नहीं? ये सब मुद्दे आपको ध्यान में रखने हैं। और एक और मुद्दे जो आपको देखने को मिलेंगे वो है आपका चाइना के साथ बढ़ती नज़दीकियाँ पाकिस्तान की। एंड अब तो ऐसा लगता है कि जो चाइना है प्रोटेक्टर एंड गारंटर है पाकिस्तान का, ठीक है। आप देख ही रहे हो इतने सारे इन्वेस्टमेंट, ग्वादर पे उठ कर देख लो, CPEC जो चाइना ने पाकिस्तान में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लाया है अंडर द BRI इनिशिएटिव। तो ये सब मुद्दे आपको ध्यान में रखने। टेररिज्म का मुद्दा तो हमने बताया ही आपको। साथ ही साथ इतना ही नहीं, और भी दिक्कतें आती हैं, जैसे आपका ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है, इलिसिट ट्रेड, ये सब भी मुद्दे चलते रहते हैं। गोल्डन क्रिसेंट की बात आपने सुनी होगी। गोल्डन क्रिसेंट क्या होता है? एक प्रकार से 3 देशों का नेटवर्क है ये, जिसमें आपका ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, क्रिसेंट के शेप में आपको लगेगा, आप मैप देख लेना नेटवर्क पे, इंटरनेट पर। तो वहाँ पर क्या होता है, ओपियम या फिर इलिसिट ड्रग जैसी प्रोडक्शन होती है, और अल्टीमेटली वो इंडिया में भी उसका प्रेजेंस देखने को मिल जाता है। तो ये सब बातें हैं, ये सब मुद्दे हैं, आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो वही बात है, चलिए हम डिस्कस करते हैं अब डायरेक्ट 1 to 1। तो एक बार हम मैप देख लेते हैं, बिकॉज जब भी हम रिलेशन को देखेंगे सबसे पहली बात मैप को जानना ज़रूरी है। एक बात आपसे हम पूछें तो आप हमें बताइए, LAC वर्सेस LOC में क्या अंतर है? LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। तो दोनों में क्या अंतर है अगर हम पूछें तो आप बताइए हमें, अदरवाइज हम तो आपको बताने ही वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अल्टीमेटली जुड़िए हमारे कम्युनिटी मेंबर के रूप में, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। सो लेट्स ओपन ए मैप, जिसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी। तो ये देख लो, ये हमने आपके लिए मैप लाया है, और ये जो आप देख रहे हो, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कलर चेंज कर देते हैं, तो ये जो आपका पूरा इंडिया का मैप है ना, ठीक है। अब पाकिस्तान किधर है? इधर है पाकिस्तान आपका। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, 2 अलग देश बने थे, सेपरेशन कौन करके गया था? इंग्लिश, ब्रिटिशर्स करके गए थे। तो जाहिर सी बात है, बॉर्डर एक पार्टिकुलर लाइन डिमार्केट देखने को मिलेगी दोनों देश के बीच में। तो आप देखोगे कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो ना, ये बेसिकली बॉर्डर डिमार्केशन है। यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, यहाँ पर बॉर्डर के मुद्दे सॉल्व हो चुके हैं एक्चुअली। तो ये जो आपका लाइन है, ये है आपका रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, फिर से आपको दिख रहा होगा, रेड क्लिफ लाइन है ये, ठीक है। अब यही रेड क्लिफ लाइन आपको इंडिया और बांग्लादेश के बीच में देखने को मिला होगा, बिकॉज आपको याद होना चाहिए कि रेड क्लिफ लाइन कब डिमार्केट हुई थी? आज़ादी के समय। तो जाहिर सी बात है, आज़ादी के समय ये जो बांग्लादेश है वो बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन अब जो है 1971 के जो वॉर है उसके बाद से ये बांग्लादेश इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। तो एक्चुअली फिर भी ये जो रेड क्लिफ लाइन है वो मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे दुरंद लाइन नज़र आ रही होगी। दुरंद लाइन आप बताओ किसके किसके बीच में? यस, आपने सही सोचा, इट इज़ बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो ये जो आप देख रहे हो दुरंद लाइन, यही है जो अफगानिस्तान को पाकिस्तान से सेपरेट करता है। चलो ये भी समझ गए। अब आप हमें बताओ कि मैकमोहन लाइन किसके किसके बीच में है? यस, यू आर राइट, मैकमोहन लाइन आपका चाइना और इंडिया के बीच में। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो है आपका, ये मैकमोहन लाइन है, इंडिया और चाइना को जो सेपरेट करता है। तो दिस इज मैकमोहन लाइन। तो होप ये तीनों जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गया होगा आपको। मैकमोहन लाइन क्या है, रेड क्लिफ लाइन क्या है, दुरंद लाइन क्या है। अब 2 और मुद्दे रह जाते हैं जो हम देखेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड लाइन ऑफ कंट्रोल। तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये आप देखोगे कि जो चाइनीज़ ऑक्युपाइड टेरिटरी है इंडिया की, और जो इंडियन टेरिटरी है उसको सेपरेट करता है। कौन सेपरेट करता है? LAC। यहाँ पर आप देख रहे होगे, इसको हम और अच्छे से देखेंगे। और जो LOC है, ये बेसिकली सेपरेट करता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को इंडियन टेरिटरी से, ठीक है। हालांकि जो भी चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा है और पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, दोनों ही आपका इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन आपको ही पता है 1962 का जब वार हुआ था, इंडो चाइना वार, तो उसके बाद अक्साई चीन का जो एरिया है वो आपका
चाइना के कंट्रोल में चला गया था और तब से ये आपका एलएसी डिमार्केट हुआ है। और एलएसी आपका 1993 में बेसिकली बायलैटरल एग्रीमेंट के माध्यम से डिमार्केट कर दिया गया था। उसके बाद एलओसी, एलओसी को हम एक बार फिर से बढ़िया से मैप में आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, ये है आपका, यहाँ पर होप आपको और ज़्यादा क्लियर से नज़र आ रही होगी। तो ये जो आप देख रहे हो रेड कलर में ना, ये जो आप रेड कलर में देख रहे हो, यही है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो बेसिकली ये जो अक्साई चीन का एरिया है ना, ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट होता था और है भी, बट 1962 का जब वॉर हुआ था इंडिया और चाइना के बीच, तो अल्टीमेटली ये अक्साई चीन फिलहाल चाइना के कंट्रोल में है, लेकिन इंडिया इसे क्लेम करता है। ठीक है, तो ये जो आपका LAC है, इट इज सेपरेटिंग द चाइनीज कंट्रोल्ड इंडियन टेरिटरी विद इंडियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। उसके बाद जो आपका LOC है, यहाँ पर आप देखिए, है ना, ये है आपका LOC। तो ये बेसिकली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को सेपरेट करता है इंडियन टेरिटरी से। ठीक है, तो ये आपका गिलगित बाल्टिस्तान रीजन है और यहीं से चाइना ने और पाकिस्तान ने CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को घुसा है। इसलिए भारत ने इस पर विरोध भी जताया था कि इट इज अगेंस्ट इंडिया सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी एज ए दिस रीजन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बातें हो गई। उसके बाद एक सियाचिन ग्लेशियर आप देख रहे होगे, सियाचिन ग्लेशियर का हम यूज करने वाले हैं एक्चुअली, इसलिए सियाचिन ग्लेशियर के भी लोकेशन को आप देख लीजिए। दिस इज द सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, और सियाचिन ग्लेशियर का स्ट्रेटेजिक लोकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। दैट्स वाई इतनी ज़्यादा बर्फबारी ठंड होने के बावजूद यहाँ पर हमारी मिलिट्री प्रेजेंट रहती है, तैनात रहती है। क्यों? बिकॉज ये एक प्रकार से यूँ कह सकते हो कि नोडल पॉइंट है, जिसके माध्यम से हम पाकिस्तान की गतिविधियों पर भी नज़र रख सकते हैं और चाइना की गतिविधियों पर भी नज़र रख सकते हैं। अदरवाइज आप सोचो कि अगर सियाचिन हमारे कंट्रोल में नहीं होता तो अल्टीमेटली पाकिस्तान और चाइना डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते और फिर भारत के लिए और खतरे की बात होती। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसलिए सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से सियाचिन का कंट्रोल हमारे तरफ होना काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी ज़रूरी था। दैट्स वाई सियाचिन को लेकर एक वॉर भी हुई थी, उस वॉर में इंडिया ने जीता और अल्टीमेटली सियाचिन को अपने कंट्रोल में किया। ऑपरेशन मेघदूत नाम था, आपने सुना भी होगा अगर आपने पढ़ी होगी पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, अदरवाइज हम वैसे भी पढ़ने वाले हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ किताब या फिर मैगजीन पढ़ाने का नहीं है, एक्चुअली कंसेप्ट ही क्लियर कर देना है, ताकि आपके मन में कोई डाउट शंका कुछ रहे नहीं और क्लियरिटी से आप चीज़ें समझ लो। तो अब होप आपके मन में लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो एक बार बढ़िया से मैप क्लियर तरीके से देख लेना, उसके बाद समझ लेना, एनालाइज करना। ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर देखो, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सब जो चीज़ें लिखी हुई हैं, इधर लिखी हुई हैं, इधर लिखी हुई है, ये सबको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी भारत के कंट्रोल में कौन सा हिस्सा है ये देखो आप, है ना, इसलिए आप कोई कोई मैप में देखोगे तो इसी पार्ट को सिर्फ दर्शाया जाता है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये बातें हो गई। उसके बाद ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। गिलगित बाल्टिस्तान कंट्रोल बाय पाकिस्तान बट क्लेम्ड बाय इंडिया। अक्साई चीन कंट्रोल बाय चाइना सिंस 1962 वॉर क्लेम्ड बाय इंडिया। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये रीजन, ठीक है, ये रीजन जो है ये भी इंडिया का ही पार्ट होता था, बट चाइना को पाकिस्तान ने एक प्रकार से कहो ना दूसरे की टेरिटरी गिफ्ट के रूप में दिया है चाइना को, पाकिस्तान ने, बट ये इंडिया का ही पार्ट है। तो होप यू अंडरस्टूड ये सारे के सारे मुद्दे। ठीक है, और अभी आपका कहाँ पर क्लैश भी हुआ था? गलवान वैली, है ना, गलवान क्लैश मैं बार बार रिफ़र भी करते रहता हूँ। थोड़ा सा और लोकेशन देख लो, देखो लेह, लेह यहाँ पर है, लद्दाख में ही है ना लेह। उसके बाद कारगिल देखो, कारगिल युद्ध भी आपको याद होगा। और अभी देख लो कि मौसम कितनी ज़्यादा ठंड है, फिर भी वहाँ पर हमारे मिलिट्री तैनात है ताकि इस रीजन में पीस स्टेबिलिटी बनी रहे, कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो। इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये सेंसिटिव जोन रहता है। ठीक है, पाकिस्तान हमेशा यहाँ पर टेररिज्म इन्फिल्ट्रेशन करने का प्रयास करवाते रहता है।
इतने सारे अटैक आप देखते हो, उरी अटैक, पुलवामा अटैक, पठानकोट अटैक, ठीक है, और ना जाने कितने अटैक हुए हैं और बहुत सारे नुकसान भी हुई हैं, और यूथ रेडिकलाइजेशन का भी मुद्दा यहाँ पर चलते रहता है। तो इस सारे का सारा हमने आपको पाकिस्तान का जो रिलेशन है इंडिया के साथ, वो सारे हमने आपको इस मैप के माध्यम से बता दिए हैं। होप अब माइंड में जो पिक्चर है आपकी वो क्लियर हो गई होगी। अब आपको मज़ा आएगा चीज़ें समझने में, ठीक है। तो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक ठोको। लेट्स मूव टू आवर मेन कोर्स। तो कौन कौन से इश्यू इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है? तो सबसे पहली बात तो बॉर्डर इश्यू है। बॉर्डर इश्यू में देख लो कश्मीर। तो बेसिकली ये जो आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके जिसको हमने कहा है, ये है आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। 1948 में पाकिस्तान ने ट्राइबल इन्फिल्ट्रेशन करवा के इस रीजन को अपने कंट्रोल में ले रखा है, ठीक है, और तब से वो उसी के कंट्रोल में है। तो ये देख लो, दोनों देश ने 3 वॉर लड़ी है कश्मीर इश्यू को लेकर, ठीक है। और साथ ही साथ पाकिस्तान जो है इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने का प्रयास करता है, बिकॉज वो उसका तो है ही नहीं, जाहिर सी बात है, जो जिसका नहीं होता है उछलता ज़्यादा है। तो वही बात है, पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है क्योंकि अभी फ़िलहाल उसके कंट्रोल में है। तो हालांकि ये जो आपका शिमला एग्रीमेंट 1971 है ना, इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो भी आपके बॉर्डर रिलेटेड मुद्दे हैं ना, वो बायलैटरली सॉल्व किए जाएंगे, ना कि आप इंटरनेशनल लेवल पर उछालें। तो हमेशा याद रखना, जब भी ऐसी कोई मुद्दे आएंगी तो एक पॉइंट आपके लिए बन जाएगा कि शिमला एग्रीमेंट का वायलेशन है। तो पाकिस्तान जो है शिमला एग्रीमेंट का वायलेशन करते रहता है। तो बहुत सारे स्कॉलर का ये भी मानना है कि जब तक कश्मीर का मुद्दा सॉल्व नहीं होता तब तक इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस है वो नॉर्मलाइज नहीं होंगे। आपका क्या मानना है? उसके बाद एक सियाचिन को लेकर, अभी हमने सियाचिन की बात की थी, ठीक है। तो सियाचिन पर भी पाकिस्तान कंट्रोल करने का प्रयास किया था, लेकिन भारत ने उसे खदेड़ा ऑपरेशन मेघदूत के तहत, ठीक है। तब अल्टीमेटली ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन रीजन है, वो इंडिया के कंट्रोल में आया है। और इस दौरान काफ़ी ज़्यादा यूँ कह सकते हो कि डिस्टरबेंस भी रही थी, और वहाँ पर वेदर काफ़ी ज़्यादा ऑपरेसिव रहता है। कितनी ज़्यादा ठंड रहती है वहाँ पर आपको ही पता है। फिर भी वहाँ पर निगरानी हमारे मिलिट्री करते रहते हैं, हमारी आर्मी करती रहती है, ठीक है। ये बातें हो गई। उसके बाद इस मुद्दे पर भी डिस्प्यूट है, बिकॉज दोनों देश के बीच एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, ठीक है। जैसे आपका 1989 में भी करने का प्रयास किया गया था, 1992 में भी, 2006 में भी, बट एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हो सका बिकॉज ट्रस्ट डेफिसिट दोनों देश के बीच काफ़ी ज़्यादा है। ये कीवर्ड याद रखिएगा, ट्रस्ट डेफिसिट। जैसे बजट डेफिसिट समझते हो ना, वैसे ही है आपका ट्रस्ट डेफिसिट। जब ट्रस्ट नहीं रहता, चाहे वो दो देश के बीच हो सकती है, चाहे दो व्यक्ति के बीच में हो सकती है, चाहे दो कंपनी के बीच में हो सकती है, और जब ट्रस्ट नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है पीस स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी। उसके बाद ये बातें हो गई सियाचिन का मुद्दा, होप यू क्लियर्ड। एंड अल्टीमेटली कश्मीर का भी मुद्दा हमने आपको बता ही दिया है। उसके बाद सर क्रीक का मुद्दा देख लेते हैं। तो बेसिकली सर क्रीक क्या है? ये इस्चुरी है। इस्चुरी मतलब इनलेट ऑफ सी वाटर। जैसे यहाँ पर देखिए, आप ज्योग्राफी के अगर पढ़े होगे तो आपको पता होगा इस्चुरी के मामले में। ये देखो, ये सब क्या है? ये जो आपका गुजरात है, ये गुजरात का एरिया है ना। अब गुजरात के एरिया को हमने थोड़ा सा बड़ा किया है। तो बड़ा किया है तो ये आपका पूरा आपको इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। इधर आपका पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है। और अल्टीमेटली ये जो आपका सर क्रीक के ईस्ट में है ना, ये जो आप देख रहे हो सर क्रीक है, ये सर क्रीक के ईस्ट में ये इंडिया का रीजन आ जाता है, इंडिया की टेरिटरी आ जाती है। लेकिन डिस्प्यूट क्या है? तो डिस्प्यूट है बेसिकली डिमार्केशन ऑफ सर क्रीक। तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हो, ये है आपका सर क्रीक, ये है टोटल आपका, ये जो सर क्रीक है ऐसे करके जो आप देख रहे हो सर क्रीक है, और जो बीच में लाइन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्यूट क्या है? पाकिस्तान बोलता है भाई साहब, ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन हमने डिमार्केट की है ना, इधर से लेके पूरा ये हमारा एरिया है, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में, ये पाकिस्तान क्लेम करता है। जबकि इंडिया का क्या कहना है कि भाई साहब नहीं, ये जो आपका लाइन डिमार्केट की है ये गलत है। एक्चुअली ये जो रेड लाइन डिमार्केटेड है ना,
रेड लाइन, वही बेसिकली आपका बाउंड्री होगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये जो रेड लाइन है ना वो पास करता है मिडिल ऑफ द सर क्रीक। जैसे ये आपका लेट से कि सर क्रीक है तो ये मिडिल ऑफ द सर क्रीक से पास करता है, जबकि पाकिस्तान क्या बोलता है कि नहीं ये यहाँ से लेकर एकदम पूरा हमारा ही है। तो होप यू अंडरस्टूड दिस इश्यू ऑल्सो। इसलिए यहाँ पर भी डिस्प्यूट रहता है। तो क्या क्या डिस्प्यूट हो गया? बॉर्डर डिस्प्यूट कश्मीर को लेकर, सियाचिन को लेकर और सर क्रीक को लेकर। ठीक है, तो ये सारे के सारे मुद्दे मसले आप समझ गए होंगे अच्छे से। बाकी और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखिएगा। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। हाँ, एक बात और याद रखनी है इसमें, इंडिया जो है वो क्लेम करता है कि जो बाउंड्री है वो मिड चैनल, जो हमने आपको बताया मिड चैनल है ना, यही ये आपका सर क्रीक है और ये मिड चैनल है। तो बाउंड्री जो है आपका मिड चैनल, यानी कि इधर पाकिस्तान और इधर इंडिया है, ये बाउंड्री भारत मानता है। और ये बेसिकली जो मैप 1925 में ड्रॉ की गई थी उसमें ये बात मेंशन है, उसमें ये जो आपका लाइन है डिमार्केटेड देखने को मिलता है। तो भारत बोलता है हम 1925 के मैप से चलेंगे, जबकि पाकिस्तान बोलता है कि हम जो है 1914 के एग्रीमेंट से चलेंगे, जो साइन हुई थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध और राव महाराज ऑफ कच्छ के बीच। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना क्लेम है, और जहाँ पर दो क्लेम आते हैं वहाँ पर डिस्प्यूट आ जाता है। ये बातें हो गई। उसके बाद चलते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान इशू। तो गिलगिट बाल्टिस्तान इशू बेसिकली पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये बेसिकली मौजूद है, जो हमने आपको मैप के माध्यम से बताया भी था। यहाँ पर आप देख लो, है ना, ये देखिए आप साफ से बढ़िया से, ये है आपका गिलगिट बाल्टिस्तान। किसके कंट्रोल में अभी फिलहाल? पाकिस्तान के कंट्रोल में है। किसका? इंडिया का इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड। तो अभी क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है कुछ चालबाजी करने लगा, है ना। क्या चालबाजी करने लगा? वो जो है इस रीजन को प्रोविंशियल स्टेटस, जैसे प्रोविंसेस होते हैं ना, टोटल पाकिस्तान के पहले 4 प्रोविंस थे, और जब इसको यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान को एक सेपरेट प्रोविंस का दर्जा दिया तो टोटल 5 प्रोविंस हो गए। तो जाहिर सी बात है भाई साहब, ये तो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, बट आप इसको प्रोविंसेस का दर्जा दे रहे हो, तो भारत की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है ये। ठीक है, बिकॉज इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड जम्मू एंड कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो दैट्स वाई ये भारत हमेशा विरोध भी करता है। होप यू अंडरस्टूड। अन्य इश्यूज़ भी हैं। अन्य इश्यूज़ में आप देख लो, एसिमेट्रिक बैलेंस। एसिमेट्रिक बैलेंस मतलब यही हुआ कि पाकिस्तान जो है टेररिज्म का सहारा लेता है, जिसको हम कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, और इसके माध्यम से कश्मीर में डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करता है। इतने सारे अटैक आप देखते हैं, उड़ी, पुलवामा, पठानकोट, हमने अभी एग्जाम्पल भी बताया है आपको। ठीक है, और बहुत सारे हमारे जवान की भी मृत्यु हो जाती है इन सब इंसिडेंट के कारण, और वहाँ पर हमेशा पीस डिस्टर्ब रहता है, इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, रेडिकलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन भारत भी जो है अब चुप बैठता नहीं है। अब जो है भारत रिटेलिएट करता है, बिकॉज जो आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक, ये क्या है? भारत की जो पॉलिसी रही है टुवार्ड पाकिस्तान कि भाई साहब शांत बैठे रहो, तो वो पॉलिसी में कुछ बदलाव आया, और उसमें क्या हुआ, क्या एडिशन हुआ? रिटेलिएशन, हम रिटेलिएट करेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका। उसके बाद इसके कारण देख लो, एक बात और है, जब भी आपका डिस्प्यूट रहता है, बॉर्डर डिस्प्यूट को ले लो, तो इसका असर आपको इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल लेवल पर देखने को मिलता है, तो ट्रेड पर भी देखने को मिलता है। तो इसके कारण बायलैटरल रिलेशन जो है वो आपका अफेक्टेड है। आज आप देख लो, बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो गया, तो अल्टीमेटली वहाँ के रिलेशंस जो हैं पाकिस्तान से तो बेटर है। अल्टीमेटली इकोनॉमिक रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, कनेक्टिविटी बूस्ट की जा रही है, प्रोजेक्ट में वहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ बंगाल से यानी कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भी टूरिज़्म के पर्पज़ से भी आते हैं। तो आप देख लो कि जहाँ पर आपका बॉर्डर डिस्प्यूट सॉर्टेड आउट है तो वहाँ पर रिलेशन हमें अच्छी देखने को भी मिलती है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो रिलेशन जो है डगमगाई हुई है, और इसके कारण सारे फैक्टर्स के जो रिलेशंस है वो प्रभावित भी होते हैं। तो जब पुलवामा अटैक हुआ था, ये देख लो, ये आपको समझना होगा, जब पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा टेरर अटैक फरवरी 2019 में, तो अल्टीमेटली 1996 में एक पाकिस्तान को इकोनॉमिक
बेनिफिट दे रखी थी भारत ने। आपने सुना भी होगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान को दे रखा था। जैसे यूएस जीएसपी जनरलाइज्ड प्रेफरेंस का टैग देता है ना, जो भारत से छीन भी लिया गया था यूएस की तरफ से, उसी प्रकार से मोस्ट फेवर्ड नेशन का हमने दर्जा पाकिस्तान को दिया था, जिसके तहत क्या था, टैक्स इंसेंटिव्स पाकिस्तान को दी जाती थी। ठीक है, तो उनके प्रोडक्ट बेसिकली इंडिया में कंपिटिटिव हो जाते थे अल्टीमेटली। लेकिन जाहिर सी बात है, इस टेरर अटैक के बाद भारत ने कस्टम ड्यूटीज को 200% से बढ़ा दिया, 200% से बढ़ा दिया कस्टम ड्यूटीज। यानी कि लेट से कि अगर हम कोई पाकिस्तान से प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो 200% कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है उनके प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं भारत में। तो एक प्रकार से इकोनॉमिक चोट देने के प्रयास की गई थी। तो ये बातें हो गई। और अल्टीमेटली इंडिया ने क्रॉस एलओसी ट्रेड को भी सस्पेंड कर दिया। क्रॉस एलओसी ट्रेड यानी कि जो एलओसी लाइन हमने आपको बताया ना, तो बेसिकली उस रीजन से बेसिकली ट्रेड होता था। लेकिन पता चला कि इस रूट के माध्यम से इलीगल वेपन्स, नारकोटिक्स, फेक करेंसी का सप्लाई देखने को मिला। तो जाहिर सी बात है ये सब भी डिस्टर्ब कर सकता था भारत की सिक्योरिटी को। तो अल्टीमेटली जो क्रॉस एलओसी ट्रेड है उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। तो होप यू अंडरस्टूड। और वैसे तो बहुत सारे ऑफिशियल्स ने बोला है कि रिलेशंस जो है ट्रेड का नॉर्मलाइज करिए इंडिया के साथ, बट जाहिर सी बात है भारत की भी अब एक पॉलिसी है कि ट्रेड एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। यानी कि जो ट्रेड है और टेररिज्म है साथ नहीं जाएंगे। ट्रेड टेररिज्म ख़त्म करिए तो हम लोग ट्रेड बूस्ट करेंगे। ठीक है, ये आपने सुना भी होगा। उसके बाद दूसरा इशू क्या आता है, चाइना पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड। ये स्टेटमेंट बड़ा मज़ेदार है, ऑल वेदर फ्रेंड। ऑल वेदर फ्रेंड मतलब चाहे बरसात हो, चाहे आपका आंधी तूफान क्यों ना आए, हम जो है बेसिकली साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ये वाला एक गाना भी था ना। तो वही बात है। तो आप देखोगे कि भले ही भारत में पाकिस्तान ने कितना भी टेररिस्ट अटैक करवाया हो, ठीक है, टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन करवाया हो, लेकिन अगर भारत उन टेररिस्ट को या ऑर्गेनाइजेशन को बैन करवाने का प्रयास करता है तो चाइना जो है उसको वीटो कर देता है। ठीक है, तो ये बात है। तो ये सब क्या इंडिकेट करता है, ऑल वेदर फ्रेंड, प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ पाकिस्तान, कौन, चाइना। ये है। फिर आप देख लो, रिसेंट इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ लद्दाख रीजन में देखने को मिला, ये आपने देखा भी। उसके बाद लद्दाख यानी कि वो जो आपका गलवान क्लैश है, और इसने कहीं ना कहीं जो टू फ्रंट वॉर की पॉसिबिलिटी है ना वो बढ़ा दी। ये इसको समझिए, टू फ्रंट वॉर। तो बेसिकली इसको आप मैप से समझिए। मैप से समझना सबसे आसान और सबसे मज़ेदार तरीका है। ये देख लिए, टू फ्रंट वॉर मतलब क्या। अभी देख लो, पाकिस्तान से भी हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है और चाइना से भी रिलेशन अच्छे नहीं है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या, दोनों हॉस्टाइल पड़ोसी है। और दोनों हॉस्टाइल पड़ोसी हैं वो तो चलो ठीक है, लेकिन दोनों में दोस्ती भी है। तो लेट्स से कि कल भारत और पाकिस्तान के बीच कोई वॉर हो जाए, लेट्स से, तो बेसिकली हो सकता है चाइना जो है वो पाकिस्तान का साथ दे। तो टू फ्रंट वॉर, चाइना भी जो है अपनी तरफ से वॉर छेड़ दे, बिकॉज इंडिया उस समय क्या होगा, थोड़ा सा इंगेज रहेगा पाकिस्तान के साथ। और दूसरी तरफ चाइना जो है मौके का फ़ायदा उठा के इंडिया पर अटैक कर सकता है। इसी कहते हैं टू फ्रंट वॉर पॉसिबिलिटी। तो होप यू अंडरस्टूड। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सब कीवर्ड याद रखना है, टू फ्रंट वॉर, क्योंकि इससे आपके आंसर एंड रिचनेस बढ़ जाती है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट चाइना कर रहा है, और इसको हमने मैप के माध्यम से आपको बताया था। सीपीसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक तो वो हो गया, जैसे हमने आपको बताया था भारत का मैप बना के। ठीक है, भारत का मैप बना के आपको बताया था ना, ये जो भारत का मैप हमने आपको बताया था बना के। ये जो आपका इधर श्रीलंका है, यहाँ पर पोर्ट बना रहा है, बांग्लादेश के पास पोर्ट बना रहा है, पाकिस्तान के पास पोर्ट बना रहा है, म्यांमार के पर भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इस प्रकार से आप देखो कि इंसर्कलमेंट, स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट। ठीक है, भले ही चाइना का यहाँ खुद का टेरिटरी नहीं है, लेकिन अपना प्रेजेंस वो बना लिया, मिलिट्री बेस या फिर आपका पोर्ट फैसिलिटी स्टेब्लिश करके। तो जाहिर सी बात है भारत को तो खतरा होगा ना, भारत को तो चिंता होगी। तो यही बात है, स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट इसी का कहते हैं। उसके बाद
ग्रोइंग चाइना पाकिस्तान ईरान रशिया एक्सिस, ये भी एक दिक्कत है, क्योंकि अभी आप देख रहे होगे कि हम थोड़ी सी जो नज़दीकियाँ हैं यूएस की तरफ वो ज़्यादा बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है, वैसे तो रशिया हमारा हमेशा से एक मजबूत फ्रेंड रहा है, मुसीबत के समय उसने ही साथ दिया है, लेकिन अभी थोड़ी सी जो नज़दीकियाँ हैं यूएस की तरफ बढ़ती दिख रही है। तो अल्टीमेटली क्या हो सकता है, क्योंकि ईरान तो वैसे ही यूएसए से नाराज रहता है, और अब तो इकोनॉमिक सेंक्शन लग गई जब से ईरान न्यूक्लियर डील जब टूटा, तब से नाराज़गी और बढ़ गई। साथ ही साथ रशिया तो वैसे ही नाराज रहता है यूएस से, और चाइना भी नाराज हो गया, और पाकिस्तान को भी अब यूएस उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता जितना पहले करता था। तो ये तीन चारों का नेक्सस बन गया, ये चार एक और इंडिया एक। समझ में आया? तो वही बात है। उसके बाद देख लो, चाइना जो है जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे को यूएनएससी में भी लेके जाता है, जबकि क्या है, जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा बायलेटरली सॉल्व होंगे, ये बार बार भारत कहता है, ठीक है, कि ये जो आपके बायलेटरल इश्यूज है वो बायलेटरली सॉल्व होंगे, लेकिन चाइना जो है अपना टांग घुसेड़ देता है, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे को यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तीसरी बार लेके गया है 2019 के बाद से। तो होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद चाइना जो है इतना ही नहीं रुकता, बल्कि डिफेंस न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स, ये जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान ने बनाए हैं, कहा जाता है कि चाइना ने बेसिकली टेक्नोलॉजी शेयर की थी। समझ में आया? तो वो बात होगी, और इसके कारण दिक्कतें निकल कर आती। तो आप सोचो, बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिस्प्यूट हमने देखा कितना ज़्यादा भारत को खर्चा करना पड़ता है डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, है ना। डिफेंस प्रोडक्ट खरीदो, फिर हमारे जो आर्मी है उतने ज़्यादा कठिन एरिया पर जाके निगरानी रखते हैं, सोचिए आप। और ये सब क्यों? तो जो आपके बॉर्डर डिस्प्यूट्स नहीं सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। एक बात और हम आपसे पूछे तो आप ज़रूर बताइएगा कि आखिरकार चाइना और पाकिस्तान के बीच, मतलब चाइना और पाकिस्तान जो है और इंडिया, आखिरकार बॉर्डर सॉल्व हो क्यों नहीं रहे? इतने साल हो गए, क्यों नहीं सॉल्व हो रहे हैं बॉर्डर डिस्प्यूट? आप हमें बताओ। ये बात हमने देख ली। अब चलो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तो क्या क्या हमने देखा, क्या क्या इश्यूज हमने देखा। एक तो आपका एसिमेट्रिक बैलेंसिंग ट्रेड का इश्यू हमने देखा, साथ ही साथ चाइना पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड हमने देखा, किस प्रकार से हर मुसीबत पर वो जो है खड़ा रहता है पाकिस्तान के बाएं और दाएं में। उसके बाद अफगानिस्तान, तो बेसिकली सिर्फ इंडिया को ही वॉर का चिंता नहीं सताता है कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल है या चाइना जो है हॉस्टाइल है, लेकिन पाकिस्तान को भी सताता है। कैसे? बिकॉज आप समझिए कि अगर हम मैप देखें, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देखिएगा, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, दुरंत लाइन से जो सेपरेटेड है, तो बेसिकली पाकिस्तान को भी डर रखता है कि अगर वहाँ पर हमारे चाहे वाले का गवर्नमेंट नहीं होगा, तो कहीं अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के अगेंस्ट युद्ध न छेड़ दे, ठीक है। तो वो खतरा वहाँ पर भी रहता है। तो इसीलिए पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के प्रभुत्व वाली सरकार रहे या पावर रहे। इसलिए आप देखोगे कि पाकिस्तान कभी भी, भारत जब भी अफगानिस्तान के मुद्दे पर इंटरफेयर करने का प्रयास करेगा, तो पाकिस्तान सीधा सीधी जो है उसका अपोज करता है, ठीक है। तो वही बात है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो अफगानिस्तान में पश्तून नेशनलिज्म है, ठीक है, उसके फियर के कारण पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपना जो चहेता पावर है या फिर सरकार है उसको बना कर रखना चाहता है। नहीं तो जो आपका पश्तून ट्राइबल्स आपने सुना भी होगा, वो पाकिस्तान पर दिक्कतें पैदा कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ देख लो हक्कानी नेटवर्क या फिर हक्कानी फैक्शन। तो जो आईएसआई है, पाकिस्तान आईएसआई, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, उसका हक्कानी फैक्शन के साथ डीप नेटवर्क है। हक्कानी फैक्शन किसका है? जैसे तालिबान है, तो ट्राइबल तालिबान के डिफरेंट फैक्शन है, उसी में से एक है हक्कानी फैक्शन। तो हक्कानी फैक्शन के साथ ज़्यादा लिंक है पाकिस्तान आईएसआई का। और बेसिकली ये जो हक्कानी फैक्शन है ना और पाकिस्तान के रिलेशन दोनों पॉजिटिव है।
तो जाहिर सी बात है हक्कानी फैक्शन कहाँ प्रेजेंट है, अफगानिस्तान में। और इंडिया जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं अफगानिस्तान में, तो हक्कानी फैक्शन उसको डिस्टरबेंस प्रोवाइड कर सकता है। तो इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट होगी या फिर इंडिया ने जो भी अचीवमेंट की है अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बनाने में, उस सब पर पानी फिर जाएगा। वही बात है, ठीक है। उसके बाद देख लो यूएस विदड्रॉ। यूएस ने तो विदड्रॉ कर ही लिया है, तो इसके कारण क्या हो सकता है, तालिबान फाइटर्स को पाकिस्तान रिक्रूट करवा सकता है कश्मीर में डिस्टेबलाइजेशन लाने के लिए, ये बात भी है। उसके बाद चाइना पाक तालिबान एक्सिस तो हमने देख ही रहे हैं। तो भारत हमेशा से एक पॉलिसी रखा था एंटी तालिबान स्टैंस, ये आपने सुना भी होगा। तालिबान को समर्थन भारत नहीं करता था। तो बाकी ये जो है चाइना है, पाकिस्तान है, तालिबान है, मतलब चाइना और पाकिस्तान ये तो करता ही था, तो क्या होगा, ये भी एक इश्यू निकल कर आ जाती है। उसके बाद क्या है, भारत की जो यूएनएससी में परमानेंट सीट को लेकर क्लेम करता है भारत, है ना, तो उस पर चाइना तो अपोज करता ही है। और चाइना के कारण ही कहीं ना कहीं यूँ कह सकते हो कि यूएनएससी में भारत को सीट नहीं मिल रही है और यूएनएससी में भी रिफॉर्म नहीं हो रहा है, बिकॉज जिसके पास पावर है, वीटो पावर, अगर यूएनएससी में कुछ भी रिफॉर्म करना है, यूनाइटेड नेशन में कुछ भी रिफॉर्म करना है, तो यूएनएससी का वीटो पावर चाहिए। किसी ने भी निगेटिव वीटो कर दिया तो फिर वो जो रिफॉर्म है या फिर वो जो इश्यू है पास नहीं हो पाएंगे। वही बात है, चाइना जो है वो कभी नहीं चाहता कि भारत को यूएनएससी की परमानेंट सीट मिल जाए या फिर यूएनएससी में ऐसा रिफॉर्म हो जहां भारत की जो पावर है, मजबूती है, बढ़ जाए। तो इसलिए हमेशा देखते रहते हो कि अपोज करते रहता है यूएनएससी में परमानेंसी ऑफ सीट को लेकर। तो ऑल्सो पाकिस्तान भी एक कॉफ़ी क्लब बना कर रखे है जो परमानेंट सीट की क्लेम जो भारत करता है उसको अपोज करते रहता है। उसके बाद सीज फायर एग्रीमेंट। सीज फायर वही है कि भाई साहब जब लड़ाई हुई थी तो उसके बाद जो जहाँ पर है वहाँ पर ही एग्रीमेंट हो जाए, वही सीज फायर एग्रीमेंट था। और पाकिस्तान ने ना जाने कितने बार सीज फायर एग्रीमेंट का वायलेशन किया है, आप देख लो सिर्फ 2020 में ही 5100 टाइम्स सीज फायर का वायलेशन किया। और अगर हम एवरेज डेली बेसिस पे देखें तो 14 यानी कि 14 केसेस ऑफ सीज फायर पर डे देखने को मिले थे। और इन सीज फायर में आपको ही पता है गोली बंदूक सब चलती हैं, डिस्टर्बेंसेस रहता था, लोगों की, आमजनों की मृत्यु हो जाती है। बहुत बार आपने टीवीओ में भी देखा होगा। तो 36 पीपल इंक्लूडिंग 24 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए थे। तो ये डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना सीज फायर एग्रीमेंट, ये सब कीवर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीज फायर एग्रीमेंट। और साथ ही साथ अपोजिशन टू इंडिया यूएनएससी सीट क्लेम along with चाइना पाकिस्तान तालिबान एक्सिस, यूएस विद्रॉल, लिंक विद हक्कानी फैक्शन। हक्कानी फैक्शन क्या है, मतलब याद रखना है कि तालिबान का एक फैक्शन है और पाकिस्तान और हक्कानी फैक्शन के बीच थोड़ी दोस्ती है। तो हक्कानी फैक्शन का इस्तेमाल पाकिस्तान कर सकता है टू डिस्टर्ब इंडिया, ठीक है, और पश्तून नेशनलिज्म। तो ये हमने देखा। उसके बाद मोर ऑन गिलगित बल्टिस्तान। तो गिलगित बल्तिस्तान इसके ऊपर हमने जानकारी तो आपको दे ही दी। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर का बेसिकली हिस्सा है और पाकिस्तान ने इसको इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है 1948 में, जब पाकिस्तान फिल्ट्रेटेड ट्राइबल्स ने अटैक किया था, यूँ कह सकते हो कि हमला किया था। और दिक्कत क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ से पास होता है, तो जाहिर सी बात है। और एक और बात याद रखना कि इट विल ब्रिंग द रीजन डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जैसे भारत में यूटी चलता है ना, स्टेट भी है यूटी भी। तो यूटी में क्या है, मतलब स्टेट में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है, यूटी में क्या है, आपका यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो यही बात हो गया यहाँ पर कि जो आपका ये गिलगित बल्टिस्तान है उसको डायरेक्टली एडमिनिस्टर पाकिस्तान का जो फेडरल गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट है ना, वो करता है। तो ऐसे समझिए। जबकि इंडिया का क्या कहना है, इंडिया का एक ही बात कहना है, इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, एंड ये हो गई। तो ये सब हमने देखा। बाकी जो रिसेंट न्यूज़ में आप देखोगे, रिसेंट इश्यूज जो निकल कर आई है, आज़ाद पट्टन, जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे फिर से चाइना ने रेज किए, सीज फायर अलोंग द एलओसी, तो उसके कारण क्या बेनिफिट मिला है। फिर बासमती राइस इशू, चेंज इन गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, तो ये तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट चेंज हुई वो सब है। चलिए हम देखते हैं एक एक करके। तो आज़ाद पट्टन, आज़ाद पट्टन
तो बेसिकली ये क्या है, ये हाइडल प्रोजेक्ट है, यानी कि यूँ कह सकते हो कि डैम, मल्टीपर्पज डैम है ये, जहाँ पर पानी को स्टोर करके और बिजली बनाई जाएगी। और ये जो आपका आज़ाद पट्टन डैम है, ये गिलगित बाल्टिस्तान में बनाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा चाइना के कोऑपरेशन के साथ। तो इससे क्या होगा, 700 मेगावाट का बिजली पैदा होगा वाटर के माध्यम से। तो ये सब अमाउंट याद नहीं रखना है, बस आपको ध्यान रखना है कि आज़ाद पट्टन जो है वो क्या है आपका, बेसिकली हाइडल प्रोजेक्ट है, पीओके में बनाया जा रहा है। कौन से रिवर पर, बिकॉज ये हाइडल है तो फिर रिवर पर ही बनेगा, तो झेलम रिवर पर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो ये जो पीओके है ये तो इंडिया का पार्ट है, और यहाँ पर जो है चाइना और पाकिस्तान मिलकर छेड़खानी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इंडिया इस पर विरोध जताएगा ही। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखिएगा ताकि आप यूज कर सको इसको आंसर राइटिंग, इससे ज़्यादा आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर इश्यू फिर से रेज किया गया यूएनएससी में। अब कौन रेज कर रहा है, चाइना, जबकि चाइना का दूर दूर तक इससे रिश्ता नाता तो होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चूंकि ऑल वेदर फ्रेंड है पाकिस्तान का, तो हमेशा क्या करता है जो है इस प्रकार के मुद्दे को उठाते रहता है। तो जो इंडिया ने ये जो डिमार्केशन किया था ना यूटी के रूप में, लद्दाख को और जो आपका जम्मू एंड कश्मीर को दो भाग में, तो उस इनिशिएटिव को चाइना ने इलीगल और इनवैलिड बताने का प्रयास किया था बेसिकली। ठीक है, और भारत ने क्या कहा, नो लोकस स्टैंड, भाई साहब चुप रहो। उसके बाद क्या है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कश्मीर। तो बेसिकली क्या है, पाकिस्तान जो है हमेशा कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने का प्रयास करता है। जैसे आपने देखा होगा जब आपका ये यूटी के रूप में तब्दील किया गया, तो ना जाने पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पहुँच गई मैटर को लेकर। ठीक है, जबकि शिमला एग्रीमेंट 1971 के अनुसार कहे तो कश्मीर का जो मुद्दा है बायलैटरल इश्यू है, बायलैटरली सॉल्व करेंगे, यानी कि दोनों देश मिलकर तीसरे पार्टी की कोई जगह जरूरत नहीं है। फिर भी पाकिस्तान समझता नहीं है। तो ये हो गया आपका चाइन। फिर सीज फायर अलोंग एलओसी। हाँ, तो बेसिकली जो एलओसी है जो हमने आपको बताया था, जो सेपरेट करता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी को इंडियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जो सीज फायर हुई तो उससे क्या बेनिफिट हुआ, तो इन्फिल्ट्रेशन कम हुआ, रेडिकलाइजेशन कम हुआ, बट नारकोटिक्स यानी कि जो इलीगल ड्रग्स का आदान प्रदान है वो चलते रहता है। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि रिलेशन को यानी कि बॉर्डर डिस्प्यूट को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए थे, या फिर यूँ जो आपका कन्फ्लिक्ट सब होते रहता है उसको सुधारने के लिए क्या किए गए थे। तो आपका हॉटलाइन कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया गया था बिटवीन डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एक बासमती राइस इश्यू का मुद्दा है। तो बेसिकली बासमती राइस इश्यू का मुद्दा ये है कि अब इंडिया है और पाकिस्तान है, दोनों का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है लेट्स से कि सिमिलर है, तो जाहिर सी बात है वो भी जो है इस टाइप के चावल अगर प्रोड्यूस करता है और इंडिया भी प्रोड्यूस करता है, और दोनों जो है नेट एक्सपोर्टर है, यूरोप सब में ये जो बासमती राइस है काफ़ी ज़्यादा चलती है। तो भारत जो है एक्सक्लूसिव ट्रेडमार्क की बात करता है कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये एक्सक्लूसिवली इंडिया के ट्रेडमार्क के अंतर्गत होना चाहिए, और इससे क्या होगा कि सोल ऑनरशिप इस बासमती टाइटल का भारत को मिलेगा इन द यूरोपियन यूनियन। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के मूव को अपोज करता है। ये बातें हो गई, बाकी ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम चलेंगे इंडस वाटर ट्रीटी। 60 years ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, 60 साल हो गए। ठीक है, कब साइन हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी, तो बेसिकली ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1961 में साइन हुई थी, और 2021 में इसका 60 साल पूरा हो गया था। और ये जो IWT यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी वो वर्ल्ड बैंक की निगरानी में साइन हुई थी। ठीक है, इस ट्रीटी के अंतर्गत क्या है, तो इस ट्रीटी के अंतर्गत को समझने के लिए आपको थोड़ा सा हम मैप की सफ़र पर लेके चलते हैं। आनंद आएगा आपको जब हम मैप डिस्कस करेंगे, बिकॉज मैप से आप चीज़ें ज़्यादा समझते हो। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखिए, ये है आपका आपको 6 रिवर दिख रहे होंगे, नाम बताइए। इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। ठीक है, संतुष्ट हैं आप इस नाम से। तो ये हो गया आपका इंडस, झेलम और चेनाब, और इसको डिमार्केट करिए ऐसे करके, तो आपको क्या दिख रहा होगा,
जो इंडस है, झेलम है, चेनाब है, ये 3 वेस्टर्न रिवर हो गए। ठीक है। और ये जो आपको ब्यास, रावी, सतलज दिख रहा है, ये 3 ईस्टर्न रिवर हो गए। तो ये जो 3 ईस्टर्न रिवर है, ये भारत को कंट्रोल में दिया गया है इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत। और ये जो 3 वेस्टर्न रिवर है, ये बेसिकली पाकिस्तान के कंट्रोल में दिया गया है इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी ये 3 रिवर, 3 वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान को जा रही है, तो पाकिस्तान इसके वाटर का यूटिलाइज करता है अल्टीमेटली। और उनकी जो लाइफ लाइवलीहुड है या जो भी है, ये इन रिवर पर डिपेंडेंट है। उसी प्रकार से ये 3 ईस्टर्न रिवर पर भारत की लाइवलीहुड और जो आपके वाटर सब है वो डिपेंडेंट है। ठीक है। होप यू अंडरस्टूड। ये बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमने आपको बता दिया 3 वेस्टर्न रिवर एंड 3 ईस्टर्न रिवर। तो इंडिया को गया, और वेस्टर्न रिवर आपका पाकिस्तान को चला गया, और ईस्टर्न रिवर आपका इंडिया को चला गया। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस एग्रीमेंट के तहत जो आपका 80.52% है टोटल वाटर फ्लो का, वो पाकिस्तान को जाता है। ठीक है। बट इंडिया के अपर रिपेरियन पोजीशन पर है। अपर रिपेरियन पोजीशन समझते हो? ये आप देखिए, अपर रिपेरियन पोजीशन हम आपको बताते हैं। ये देखिए, एक सेकेंड, इसको पहले क्लीन करते हैं, उसके बाद हम आपको साफ से बताएंगे। ये जो आप रिवर का ओरिजिन देख रहे हैं, थोड़ा सा इंडस को देखिए, झेलम को देखिए, या फिर आपका चेनाब को देखिए, तो भारत के टेरिटरी से फ्लो होकर पाकिस्तान को जा रही है। तो भारत जो है वो अपर रिपेरियन कंट्री कहला गया। और जा कहाँ रही है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान लोअर रिपेरियन कंट्री कहला गया। तो इसका मतलब क्या है कि भविष्य में अगर भारत पानी इसका से रोकना चाहे, डाइवर्ट करना चाहे, यहाँ पर आपका डैम बनाना चाहे, तो वो कर सकता था। ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा? पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस आ जाएगी। तो इसीलिए ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन कर दी गई कि ऐसा इस सिचुएशन या ऐसा क्राइसिस ना हो, और वाटर डिस्प्यूट भविष्य में ना कर हो। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि जब आपका पुलवामा अटैक सब हुआ था, तब भारत ने बोला था कि हम जो है इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइव करने का प्लान है। तो एक प्रकार से यूं कहो कि पाकिस्तान को शौक देने का प्रयास था वाटर के मुद्दे को लेकर। ठीक है। तो होप यू अंडरस्टूड। ये बातें हो गई। ये जो है आपका किसके द्वारा ब्रोकर किया गया था? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है। एंड भारत ने क्यों साइन की ट्रीटी? बिकॉज इन 3 रिवर का, 3 ईस्टर्न रिवर का कंट्रोल भारत के कंट्रोल में गया है। ठीक है। और इस 3 ईस्टर्न रिवर के कंट्रोल के कारण भारत जो है वो, जो आपके नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स है, पंजाब है, आपका राजस्थान है, वहाँ पर पानी पहुँचाने का प्रयास किया गया डैम बनाकर, जिससे भाखड़ा नंगल डैम की भी आप सुनते होंगे। ठीक है। और बिकॉज ऑफ ऑल दीज डैम्स ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेस हुआ। आपको भी पता होगा 1960s में ग्रीन रिवोल्यूशन भारत में आया था, और अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दीज एंड HYV सीड्स ग्रीन रिवोल्यूशन आपका सफल हुआ। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन की अपनी ही समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं? क्या आप हमें बता सकते हैं? क्या आप हमें 5 समस्याएं गिना सकते हैं? एलोंग विथ आखिरकार क्यों ईस्टर्न रीजन में ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस हुआ? व्हाट आर द रीजन? आप बताइए आप हमें। उसके बाद हम इश्यूज की बात करते हैं। मतलब ये जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर इश्यू है, तो पाकिस्तान ऑब्जेक्ट करते रहता है इंडियन प्रोजेक्ट्स जो वेस्टर्न रिवर पर भारत बनाता है, झेलम और चेनाब के ऊपर। जैसे आपका कोई डैम हो गया, या फिर हाइडल प्रोजेक्ट हो गया। हालांकि इस एग्रीमेंट में ये बातें कही गई हैं कि ये जो आपके हाइडल प्रोजेक्ट है बनाया जा सकता है अगर वाटर के फ्लो को डिस्टर्ब नहीं होता है तो। लेकिन पाकिस्तान ऑब्जेक्ट करते रहता है। उसके बाद भारत की तरफ से भी रिसेंटमेंट आता है कि भाई साहब 80% ऑफ वाटर पाकिस्तान को दे देना, क्या ये जायज़ है? अगर हम पॉपुलेशन या फिर उसकी जो हरकत है उसको ध्यान में देखें तो। इसलिए ट्रीटी को रिवाइज करने की बात चलती है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, आर्टिकल 12 ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी साफ साफ कहता है कि टाइम टू टाइम इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोनों कंट्री का, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का रेटिफिकेशन चाहिए, यानी कि सहमति चाहिए। तो वे फॉरवर्ड यही है, स्टोरेज कैपेसिटी जो भी अलाउ है
उतना तक तो कर ही सकते हैं इस ट्रिटी के अंतर्गत। साथ ही साथ हाइडल इलेक्ट्रिसिटी को टैप करिए, यानी कि बिजली पैदा करिए। तो इंडिया का जो प्रोजेक्ट है वेस्टर्न रिवर पर, देख लो भारत ने बनाया भी है। जैसे तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट झेलम रिवर पर है, रटले एंड बागलिहा हाइड्रो प्रोजेक्ट चेनाब पर है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि प्रीलिम्स से पूछा जाएगा, क्योंकि थोड़े पुराने हो गए ना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रटले एंड बागलिहा हाइडल प्रोजेक्ट चेनाब एंड बर्शर हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चेनाब रिवर पर है। ठीक है, ये चेनाब रिवर को लेकर आई थिंक इंडस वाटर सिस्टम को लेकर क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा है 2021 में। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड वही है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी करिए, बातचीत करिए। ठीक है, टेररिज्म और कश्मीर के मुद्दे पर सीज फायर पैक्ट का पालन हो, मोर कम्प्रिहेंसिव डायलॉग हो। साथ ही साथ ट्रेड रिलेशंस को इन्हांस करिए, बिकॉज अभी तो देख रहे हो ट्रेड की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गई है। अल्टीमेटली ट्रेड रिलेशन इन्हांस करिए और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करिए, जैसे प्रिजनर एक्सचेंज। प्रिजनर एक्सचेंज मतलब लेट से कि कोई मछुआरा था इंडिया का, अब वो पाकिस्तान के तट पर पहुंच गया तो उसने प्रिजनर बना दिया। उसी प्रकार से वाइस वर्सा भी हो सकता है, तो प्रिजनर एक्सचेंज करिए। या फिर आपने कुलभूषण यादव का केसेस भी आपने देखा होगा, है ना। तो कितना भी भारत कोशिश कर रहा है उसको रिलीज करने का प्रयास नहीं कर रहा है। उसके बाद स्पोर्टिंग वीज़ा दे सकते हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी चलाए जा सकते हैं। और एक है बैक चैनल डिप्लोमेसी। बैक चैनल डिप्लोमेसी मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट इंटरेक्ट नहीं करेगी, सिविल सोसाइटी होगा या फिर इंडस्ट्रियल बॉडीज होगा या फिर थर्ड पार्टी कंट्रीज जो हैं, वो बेसिकली डिप्लोमेटिक रिलेशन को सुधारने का प्रयास करेंगे। ये होता है बैक चैनल डिप्लोमेसी, कीवर्ड याद रखिएगा। और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी वही होगी कि सॉफ्ट तरीके से, युद्ध और तोप चलाकर नहीं, सॉफ्ट तरीके से। जैसे आपका पीएम मोदी साहब ने ग्रीटिंग लेटर भेजा था पाकिस्तान डे के दिन, या फिर जो आपका जब पीएम मोदी पहली बार 2014 में पीएम बने थे तो उन्होंने इनविटेशन दिया था पाकिस्तान के पीएम को विजिट करने के लिए। तो ये सब सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी हो गया। ठीक है, क्रिकेट डिप्लोमेसी ले लो, तो इन सब के माध्यम से हो सकता है। और इस पर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी पर क्वेश्चन भी आया था। तो होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो ओवरऑल क्या मुद्दा हमने देखा, अगर हम रिव्यू करने का प्रयास करें तो टेररिज्म का मुद्दा, बॉर्डर डिस्प्यूट का मुद्दा, साथ ही साथ आपका चाइना का बढ़ता प्रभाव पाकिस्तान में, एलोंग विथ जो आपका ट्रेड रिलेशंस डगमगा गए हैं वो भी है, एलोंग विथ अगर देखें तो इंडस वाटर ट्रीटी का भी मुद्दा आ जाता है, सर क्रीक का मुद्दा आ जाता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है डिफेंस रिलेशन तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि दोनों के बीच आपका डिफेंस को ही लेकर लड़ाई चलती रहती है, इसलिए आप देखोगे, है ना। तो ये हमने देख लिया। तो पाकिस्तान का जब आपने ये इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन समझा जाना, तो आपको थोड़ी सी एक प्रकार से चीज़ें समझ में आई होगी कि आखिरकार मुद्दा क्या चल रहा है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको जवाब देना है कि आखिरकार ये डिस्प्यूट सॉल्व क्यों नहीं हो रही है। भले ही आप इंटरनेट का सहारा लें, ठीक है, या फिर आप अपने बेस्ड अंडरस्टैंडिंग के आधार पर क्वेश्चन का जवाब देना चाहते हैं तो क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हम भी आपके क्वेश्चन के जवाब का इंतजार करेंगे। और बताइए कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर, चीज़ें समझ में आई, मैप समझ में आया, मुद्दे समझ में आए। और समझ में आया तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नेक्स्ट ताकत के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।